वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी हर बार की तरह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी हम यूनिट नंबर 4 पर हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो हमने यूनिट 4 के जो पहला चैप्टर ऑप्टिकल फाइबर है उसको कंप्लीट आउट कर लिया है, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर था लेज़र, उसको हम कवर अप कर रहे थे। और लेज़र की भी आज लास्ट वीडियो है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ लेज़र एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि आपका लास्ट टॉपिक बचा है इस यूनिट का और चैप्टर नंबर सेकंड का, जो आपकी यूनिट नंबर 4 है। इसके बाद केवल और केवल आपके लेज़र के न्यूमेरिकल बच जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल सेपरेट करा दिए थे। अब मैं लेज़र के न्यूमेरिकल सेपरेट करा दूंगा। तो अब अगर मैं बोलूं तो यूनिट नंबर 4 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बस आपकी 2 वीडियोस यहाँ पर रह गई हैं। तो आज बहुत दिन हो गए इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर को अपलोड किए हुए, यानी कि रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल पा रहा था। समय इसलिए नहीं मिल पा रहा था, एक्चुअल में हमारे पास एक ही सेटअप है, जिसकी वजह से हमें टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और इस वजह से लास्ट टाइम कुछ गौरव सर जो आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पहले कुछ बिजी थे, और एक ही सेटअप होने की वजह से उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और हम टाइम अरेंज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिजिक्स के लेक्चर्स इतनी जल्दी जल्दी अपलोड हुए। वहाँ पे आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि लेक्चर अपलोड ना हुआ। इसी वजह से उनके 3 लेक्चर्स कंटिन्यू लग चुके हैं, और इस वजह से आपको फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिले। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था टाइम को लेकर, जिससे कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द कि हमारे पास एक ही सेटअप है। लेकिन अब आपको ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर आगे फर्दर यूनिट 5 पे काम होगा। उधर गौरव सर भी यूनिट 2 पे काम कर रहे हैं, उनकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जो वीडियोस वहाँ पर लगी हुई हैं थंबनेल पे आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ लेजर। तो टाइप्स ऑफ लेजर में, जैसा कि मैंने आपको इस लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हम रूबी लेजर पढ़ेंगे, और दूसरा है आपके सिलेबस में हीलियम नियॉन लेजर। तो इन दोनों लेजर्स को हमें कवर अप करना है आज की वीडियो में, और साथ ही साथ जो लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ लेजर हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूबी लेजर पे फोकस कर लेते हैं। रूबी लेजर क्या है बेसिकली? तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो रूबी लेजर इज ए सॉलिड स्टेट लेजर। तो अगर रूबी लेजर को दूसरे नाम से हम बोलें तो एक सॉलिड स्टेट लेजर आप इसको कहेंगे, दैट यूजेज द सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल एज इट्स लेजर मीडियम। यानी कि जो लेजर मीडियम है जहां से आपको लेजर बीम मिलेगी, वहां पर हम एक सॉलिड स्टेट मीडियम दैट्स कॉल्ड द रूबी क्रिस्टल, वो हम वहां पर यूज करते हैं। इसी वजह से इसको रूबी लेजर भी बोल देते हैं, और इसी वजह से इसको सॉलिड स्टेट लेजर भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, रूबी लेजर इज द फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर डेवलप्ड बाय द माइमान इन 1960। यानी कि रूबी लेजर पहला सक्सेसफुल लेजर था जिसको डेवलप किया गया 1960 में। इससे पहले बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, लेकिन जो फाइनल सक्सेसफुल डेवलपमेंट मिला वो आपका रूबी लेजर था, या फिर इसको आप फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर भी कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है जैसे, रूबी लेजर इज वन ऑफ द फ्यू सॉलिड स्टेट लेजर दैट प्रोड्यूस विजिबल लाइट। और ये एक ऐसा लेजर था जो आपकी लाइट प्रोड्यूस कर रहा था, वो विजिबल लाइट की रेंज में आपको लाइट प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, इट एमिट्स डीप रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 694.3 नैनोमीटर। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में बोलूं तो 6943 एंगस्ट्रॉम की लाइट आपकी प्रोड्यूस करता है रूबी लेजर। इज दैट क्लियर? तो आई होप रूबी लेजर के बारे में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री और इसकी जो यहाँ पर ये लाइट जनरेट करता है उसकी वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर, और सेकंड वन इज द वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हेडिंग लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। ए रूबी लेजर कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज द लेजर मीडियम, सेकंड वन इज द पंपिंग सोर्स, एंड थर्ड वन इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर। और इसके साथ साथ एक और आपका एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट एक्चुअली बेसिकली 3 मेन हैं सभी टाइप के लेजर्स में, जनरली यही
एलिमेंट्स होते हैं जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने लेज़र को। लेकिन यहाँ पर रूबी लेज़र में एक पार्ट और ऐड हो जाता है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कूलिंग सिस्टम। एक तो लेज़र मीडियम हो गया, पंपिंग सोर्स हो गया, ऑप्टिकल रेजोनेटर हो गया, और साथ के साथ यहाँ पर हम कूलिंग सिस्टम का भी यूज करते हैं। अब कूलिंग सिस्टम का यूज क्यों करते हैं वो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आगे हम वन बाय वन इन सबको देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर एक फ्लैश ट्यूब आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर आप देख रहे होंगे इधर की साइड, और यहाँ पर लिखा हुआ है पार्सली रिफ्लेक्टेड मिरर। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा क्यों है, इस कंस्ट्रक्शन को कैसे बनाया गया है, वो आगे हम फर्दर सारे पॉइंट्स टू पॉइंट्स जब हम देखेंगे तो वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लेज़र मीडियम है, जैसा कि हमारा पहला पार्ट यही होता है, लेज़र मीडियम हो जाएगा। फिर यहाँ से लेज़र आउटपुट आपको मिलने वाली है। तो ये इस तरीके से कुछ इसका सेटअप रहता है कंस्ट्रक्शन का। अब इसको हम देखते हैं फाइनली किस तरीके का यहाँ पर दिखता है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फाइनली आपको कुछ इस तरीके का ये कंस्ट्रक्शन दिखने वाला है। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, एक रूबी रॉड यानी कि एक्टिव वर्किंग मीडियम या लेज़र मीडियम होगा, दैट्स कॉल्ड द रूबी रॉड। तो ये एक रॉड है आपकी, उसके ऊपर नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब लगी हुई है, या नियॉन फ्लैश ट्यूब भी हम इसको बोल देते हैं, इस सेटअप के ऊपर, जहां पे हमें इसको पंप कराना है। सबसे पहले तो आप अपने एटम्स को पंप ही कराते हैं, जिससे कि आपके एटम्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच सके। ठीक है, तो पंपिंग कराने के लिए हम बाहर से इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, जिसको एब्जॉर्ब करके आपके एटम्स ऊपर पहुंचते हैं। इसके लिए आपने लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पंपिंग मेथड का पता होगा क्या होता है पंपिंग। ठीक है, चलिए, यहां से हमने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इस रॉड के ऊपर एक और सेटअप लगा हुआ है, दैट्स फॉर द कूलिंग सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कूलिंग सिस्टम केवल इसलिए यूज होता है कि आपके रूबी रॉड को वो कूल रख सके, ठंडा रख सके, जिससे कि गर्म होकर वो उसके परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट ना आए, है ना। और ये रूबी रॉड के दोनों तरफ आप कुछ देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल्ली रिफ्रैक्टिंग एंड, यानी कि यहाँ पर हमने इस रॉड के लेफ्ट साइड पर ऐसा सेटअप किया हुआ है कि यहाँ पर जो भी लाइट टकराएगी वो पास नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी, वो टोटली वापस हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड द फुल्ली रिफ्लेक्टिंग एंड, यानी कि यहाँ पर एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर हमने लगा दिया। ऐसे यहाँ पर इधर राइट साइड पर हमने पार्सली रिफ्लेक्टिंग एंड लगाया है, जहां पर कुछ बीम्स निकल जाएंगी, कुछ बीम्स को निकलने के लिए हमने जगह दे दी है, इसलिए इसको पार्सली रिफ्लेक्टिंग एंड बोला गया है। इज दैट क्लियर? और जहां से वो हमने रीजन दे दिया है, जहां पर हमने कुछ एरिया प्रोवाइड करा दिया है कि यहाँ से बीम्स निकल जाएंगी, वही आपकी आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट बनती है, दैट्स कॉल्ड द लेजर बीम। तो ये आपके रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। ठीक है, आई होप ये आपको पार्ट वाइज मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, जो हमने पीछे 4 पार्ट्स पे कंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया था, वो सब यहाँ पर आपकी इंक्लूड हो गई है। अब वन बाई वन हम देखते हैं किस कंस्ट्रक्शन के पार्ट का क्या काम है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे लेजर मीडियम, या फिर हम इसको बोलें गेन मीडियम इन रूबी लेजर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका क्या काम है ये चीज हम देखते हैं। इन ए रूबी लेजर इस सिंगल क्रिस्टल ऑफ रूबी, यानी कि रूबी का एक सिंगल क्रिस्टल, दैट्स द एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम आयंस इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर एक्ट एज ए लेजर मीडियम और एक्टिव मीडियम। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर आप एक्टिव मीडियम बोल रहे हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप है, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसमें क्रोमियम के आयंस को मिलाया गया है। ठीक है, यानी कि हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मटेरियल की या क्रिस्टल की एक रॉड सिलेंड्रिकल बना ली, जिसमें हमने क्रोमियम आयंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट्स कॉल्ड द लेजर मीडियम या फिर एक्टिव मीडियम। इज दैट क्लियर? देन द लेजर मीडियम दैट्स कॉल्ड द रूबी इन द रूबी लेजर इज मेड ऑफ द होस्ट ऑफ सैफराइन या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम इसको बोलें, विच इज डोप्ड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम आयंस। जैसे मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमने डोप्ड किया है क्रोमियम आयंस को। इज दैट क्लियर? द रूबी हैज गुड थर्मल प्रॉपर्टीज। भाई रूबी क्रिस्टल को ही क्यों लिया गया? क्योंकि उसकी थर्मली प्रॉपर्टीज ठीक है,
कंपेयर टू अदर मटेरियल्स, इसलिए हमने रूबी क्रिस्टल को ही लिया है और उसमें क्रोमियम आयंस को ऐड कर दिया है जिससे कि वो एक्साइटेशन का काम करे उस रूबी रॉड के लिए। इज दैट क्लियर? तो पहला लेजर मीडियम क्या है? लेजर मीडियम या गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम रूबी लेजर में कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद क्रोमियम आयंस, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल में आपने क्रोमियम आयंस का डोप्ड किया है। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द लेजर मीडियम या गेन मीडियम। ओके, तो पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन का आपको क्लियर हो गया। फिर आते हैं पंपिंग सोर्स, यानी कि अब हमने जो पंपिंग सोर्स यूज किया है या एनर्जी सोर्स जिससे कि आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाए लेजर की, आपके इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और एक्साइट होकर ऊपर पहुंचे, तभी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, है ना। तो पंपिंग, द पंपिंग सोर्स इज द एलिमेंट ऑफ रूबी लेजर सिस्टम दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू द लेजर मीडियम, यानी कि पंपिंग सोर्स का काम रूबी लेजर सिस्टम में ये है जिससे कि वो एनर्जी प्रोवाइड करा सके लेजर मीडियम को। देन इन ए रूबी लेजर द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द लेजर एमिशन। रूबी लेजर हो या कोई अदर लेजर हो, उसमें आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट देन द लोअर एनर्जी स्टेट, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस जो है मेनली उसका क्या काम है? अचीव करना हाई पॉपुलेशन एट द हायर एनर्जी स्टेट कंपेयर टू द लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बोला आपको कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होती हैं तो आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर उस पर्टिकुलर चैप्टर का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सीक्वेंस बेस पे पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने लेजर बताया आपको, फिर लेजर्स में रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो है उनको डिफाइन किया। तो अगर आपने वो पीछे की वीडियोस देखी है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, केवल आप इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, कौन सी कंस्ट्रक्शन में क्या चीज यूज हुई है, बस। ठीक है, देन आगे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू द लेजर मीडियम दैट्स कॉल्ड द रूबी। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो पंपिंग सोर्स का काम इतना है कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकें, और पॉपुलेशन इन्वर्जन तब अचीव होगी जब हायर एनर्जी स्टेट पर नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट से ज्यादा हो जाए। बस सीधा फंडा ये है पंपिंग सोर्स का, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी तो लेजर एक्शन अचीव नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इन ए रूबी लेजर वी यूज फ्लैश ट्यूब एज द एनर्जी सोर्स और पंप सोर्स। अब यहां पर रूबी लेजर में अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखा होगा ध्यान से, तो यहां पर हमने एक फ्लैश ट्यूब यूज की है। यहां पर नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब आप देख रहे होंगे, तो यही जो फ्लैश ट्यूब है यही आपका पंपिंग सोर्स का काम करती है। इज दैट क्लियर? आगे लिखा हुआ है द फ्लैश ट्यूब सप्लाई एनर्जी टू द लेजर मीडियम दैट्स कॉल्ड द रूबी। यही फ्लैश ट्यूब आपकी सप्लाई करेगी एनर्जी लेजर मीडियम पे। जैसे आप फोन से फोटो खींचते हैं तो वहां पर फ्लैश लाइट लगती है, तो दैट मीन्स उसने आपके फेस पर या आपके ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट कर दी, जिससे कि आपके मोबाइल ने और बेहतर इमेज को कैप्चर किया। ठीक है, यानी कि यहां पर जो फ्लैश ट्यूब है जैसे ही आप सप्लाई ऑन करेंगे वो वहां से फ्लैश मारेगा और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा आपका मीडियम। ठीक है, व्हेन लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स इन द लेजर मीडियम गेन सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द फ्लैश ट्यूब दे जंप इनटू द हायर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। मतलब जब आपके रूबी लेजर में जो एक्टिव मीडियम है या लेजर मीडियम है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोअर एनर्जी स्टेट पर, वो जब सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द फ्लैश ट्यूब तो वो जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट पर या एक्साइटेड स्टेट पर। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहां पर सेकेंड पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन का वो भी आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं और ये लास्ट होगा क्योंकि मैंने कूलिंग सिस्टम आपको बता दिया है पहले ही। ऑप्टिकल रेजोनेटर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लेजर का। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने लेजर की फुल फॉर्म अगर देखी हो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लाइट को एम्प्लीफाई जो करेगा
वो ऑप्टिकल रेजोनेटर ही करता है। कैसे देखते हैं। द एंड ऑफ द क्रिस्टल रूबी रॉड आर फ्लैट एंड पैरेलल, यानी कि जो रॉड हैं दोनों वो फ्लैट हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। देन द सिलेंड्रिकल रूबी रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स, ये जो सिलेंड्रिकल रॉड है ये दो मिरर्स के बीच में प्लेस्ड है। ठीक है, आगे द ऑप्टिकल कोटिंग इज अप्लाइड टू द बोथ मिरर्स, यानी कि दोनों मिरर्स पर एक कोटिंग अप्लाई की गई है। वो कोटिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ द मेटल ऑन ग्लास सबस्ट्रेट्स टू मेक मिरर सरफेस इज कॉल्ड द सिल्वरिंग, यानी कि हमने मिरर्स को सिल्वर से पॉलिश्ड कर दिया है, ये इसका मतलब है कहने का सीधा सीधा। आगे ईच मिरर इज कोटेड और सिल्वर्ड डिफरेंटली, दोनों साइड पे जो मिरर लगे हुए हैं वो दोनों कोटेड हैं या फिर हम बोले सिल्वर्ड हैं डिफरेंटली, दोनों अलग अलग तरीके से क्या है पॉलिश्ड हैं। आगे एट वन एंड ऑफ द रॉड द मिरर इज फुल्ली सिल्वर्ड वेयर एज एट अनदर एंड द मिरर इज पार्सली सिल्वर्ड, यानी कि हम ये कहें कि मिरर जो दोनों साइड लगे हुए हैं एक साइड फुल्ली सिल्वर्ड है, दूसरा साइड पार्सली सिल्वर्ड है। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था इस तरीके से हमने वहां पर आपको बताया था, ये इस तरीके से ये रॉड हो गई, यहाँ पर एक हमने मिरर यहाँ लगाया हुआ है, एक मिरर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये मिरर अगर मैं बोलूँ लेफ्ट साइड वाला मैंने डायग्राम में दिखाया था, ये आपका फुल्ली पॉलिश्ड है और ये आपका कुछ पार्सली पॉलिश्ड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पर कोटिंग की हुई है अपने एक्टिव मीडियम पर, अगर मैं इसको बोलूँ, या फिर ये रूबी रॉड है, एक्टिव रॉड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर है। आगे लिखा हुआ है इसमें फुल्ली सिल्वर्ड मिरर will completely reflect the light whereas the partially silvered mirror will reflect most part of the light but allow a small portion of light through it to produce output laser light, यानी कि जो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, जो फुल्ली सिल्वर्ड है मिरर की साइड वो आपको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करके देगी लाइट, वहीं पर जो साइड आपकी पार्सली सिल्वर्ड है वो आपकी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगी लाइट को, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट यानी कि बाहर की तरफ वो निकाल देगी, जो प्रोड्यूस करेगी लेजर आउटपुट। इज दैट क्लियर। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है। अगर कहीं कहीं पर क्वेश्चन वो पूछ ले या कभी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर, तो आपको इतना ही पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना। अगर वो वर्किंग भी एक्सप्लेन कराता है तो फिर पूरा आप फर्दर करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। अब वर्किंग ऑफ रूबी लेजर क्या कहती है। द रूबी लेजर इज ए 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेजर, यानी कि ये सॉलिड स्टेट लेजर जो रूबी लेजर है वो 3 लेवल लेजर है। अगर आपने 3 लेवल लेजर प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा तो इसकी वर्किंग आपको किसी भी पॉइंट पर हार्ड नहीं लगने वाली, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इन ए रूबी लेजर ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक इज यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी टू द लेजर मीडियम, यानी कि ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक हमने यहाँ पर यूज की है फॉर द पंप इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, यानी कि अगर आपने पंपिंग टेक्निक्स की वीडियो देखी होगी वहां पर लास्ट में, तो वो मैंने एक टाइप बताया था ऑप्टिकल पंपिंग, वो यहाँ पर यूज की गई है। आगे ऑप्टिकल पंपिंग इज ए टेक्निक इन विच light is used as energy source to rise electrons from lower energy level to the higher energy level, यानी कि ऑप्टिकल पंपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एनर्जी सोर्स की तरह लाइट को यूज करते हैं। आगे कंसिडर ए रूबी लेजर मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ 3 एनर्जी लेवल्स, दैट्स 1 E1 E2 और E3। जैसा स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ये रूबी लेजर जो है ये 3 लेवल एनर्जी लेवल लेजर है, तो हमने E1 E2 E3 3 एनर्जी लेवल मान लिए विद n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n है। ठीक है, चलिए मान लिया सब, वेरी गुड। और अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ वी एज्यूम दैट द एनर्जी लेवल विल बी E1 जो सबसे ग्राउंडेड है, फिर उससे हाई E2 है और फिर सबसे हाई पर E3 है।
द एनर्जी लेवल E1 is known as the ground state or lower energy state, while the energy level E2 is known as the metastable state. यानी कि जो E1 और E3 के बीच में जो एनर्जी लेवल है दैट्स कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है. एंड द एनर्जी लेवल E3 इज नोन एज द पंप स्टेट, और जो सबसे ऊपर E3 एनर्जी लेवल है वो पंपिंग स्टेट है या एक्साइटेड स्टेट है या हायर एनर्जी स्टेट हम बोल सकते हैं. ठीक है. लेट अस एज्यूम दैट इनिशियली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द लोअर एनर्जी स्टेट. भाई स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो कहां पर होते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट पर. एंड ओनली ए टिनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एक्साइटेड स्टेट, या तो E2 में या E3 में, यानी कि लिटिल बिट ना के बराबर एक या दो इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी स्टेट पर मिल सकता है, वो भी E2 या E3 पर. ठीक है. देन व्हेन लाइट एनर्जी इज सप्लाइड टू द लेजर मीडियम, the electrons in the lower energy state or ground state E1 gain enough energy and jump into the pumping state E3. कहने का मतलब क्या है कि जब हमने ऑप्टिकल पंपिंग के माध्यम से जो ग्राउंड स्टेट पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड की, तो उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो एनर्जी इनफ थी E3 माइनस E1 के इक्वल, है ना. इतनी एनर्जी जब हमने दे दी तो वो E1 से एक्साइट होकर E3 पर पहुंच जाती. इज दैट क्लियर? आगे, द लाइफ टाइम ऑफ पंप स्टेट E3 इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स 10⁻⁻8 सेकेंड. इतने अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स E1 से E3 पर पहुंचने के बाद रुकते हैं 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए, और फिर लोअर एनर्जी स्टेट जो E2 है बीच में उस पर आ जाते हैं. So the electrons in the pump state do not stay for the long period. ये बहुत ही छोटा टाइम है जिसके बाद तुरंत बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाते हैं? E2 पर. ठीक है. और वहां पर स्टे नहीं कर पाते लॉन्ग टाइम तक. तो ये जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसका डायग्राम की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके E1 लेवल है, E2 लेवल है, दैट्स कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट, और ये E3 लेवल है. यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा हैं, ना के बराबर यहाँ पर हो सकते हैं जो यहाँ पर दिखा दिए गए हैं, अदरवाइज नहीं भी होती. ठीक है. हमने बाहर से फोटोन की फॉर्म में इसमें, यानी कि हमने लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की, वो लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी आई इन्होंने क्या किया? उसको एब्जॉर्ब कर लिया. यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, एब्जॉर्ब करने के बाद ये एटम्स यहाँ से उठकर कहाँ पहुँच गए? हायर एनर्जी स्टेट E3 पर. ऑल राइट. क्योंकि हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की दैट्स द इनफ टू कंप्लीट द सेपरेशन बिटवीन E1 एंड E3. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो ये हमने पूरा थ्योरी में जो पीछे लिखा है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब उसके बाद क्या होगा? जब ये थोड़े समय के लिए वहां पर E3 पर रुक रहे हैं, आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड दे फॉल इनटू द मेटास्टेबल स्टेट E2. तो वो अब E2 पर आना स्टार्ट होंगे बाय रिलीजिंग रेडिएशन लेस एनर्जी. यानी कि जब E3 से E2 पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन यहां पर आपको देंगे. देन आगे, द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट E2 इज 10⁻³ सेकेंड. अब यहां पर कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट E3 आपके इलेक्ट्रॉन्स 10⁻³ सेकेंड तक रुक रहे हैं, जो कंपेयर टू 10⁻8 सेकेंड के बहुत ज्यादा है. इसलिए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज मच ग्रेटर देन द लाइफ टाइम ऑफ पंप स्टेट E3, जो बहुत ज्यादा टाइम है कंपेयर टू द E3. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स रीच E2 मच फास्टर देन एनर्जी लेवल E2. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से E2 पर आते हैं और E2 पर रुकते हैं बहुत देर तक. दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटास्टेबल स्टेट E2. और यही कारण होता है कि E2 पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं. एंड हेंस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड. अब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो अचीव हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है बेटा? E1 एंड E2 के बीच में. ये ध्यान रखना है. ठीक है. आफ्टर सम पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटास्टेबल स्टेट E2 फॉल्स इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट E1. यानी कि ऐसा नहीं कि अब वो वहीं पे रुके रहेंगे, 10⁻³ सेकेंड तक वो रुके और वो फिर अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे और वो आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट E1 पर बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन. जिस फॉर्म में उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उसी फॉर्म में उन्होंने वो
फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि स्टार्टिंग में जो पहला फोटोन आपका जनरेट होगा वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ही आपको देगा, जो एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आफ्टर दैट when the emitted photons interact with the electrons in the metastable state, यानी कि ये जो एमिटेड फोटोन है, अब ये जब अगले वाले इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से नीचे आएगा E2 से E1 पर आएगा उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इज फोर्सफुली मेक द इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द ग्राउंड स्टेट E1, और ये हेल्प करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है उसमें। एज ए रिजल्ट 2 फोटोन्स आर एमिटेड, चूंकि एक फोटोन ये है, फिर जब वो नेक्स्ट को फोर्स कर रहा है, उससे स्ट्राइक कर रहा है, तो एक फोटोन वहां से जनरेट होगा, दैट मीन्स 1 के फोटोन हो गए 2। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। चूंकि ये फोटोन्स जिस डायरेक्शन में एक फोटोन है उसी डायरेक्शन में दूसरा फोटोन भी जनरेट होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखें इसको। ये पूरा प्रोसेस जो हमने अब पीछे वाली स्लाइड में देखा वो अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने को। ये पहला ये था, स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा है, बाहर से हमने एनर्जी प्रोवाइड की इन द ऑप्टिकल फॉर्म, इन्होंने एब्जॉर्ब किया और ये हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक केवल स्टे करते हैं, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुकेंगे और नीचे आ जाएंगे। दैट्स द E2 एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये रेडिएशन जो होगा, ये फोटोन नहीं है, ये रेडिएशन लेस है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुई है, यानी कि E3 से E2 पर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो रेडिएशन लेस है ट्रांजिशन, मतलब वहां पर कोई भी लाइट एमिट नहीं होगी। ठीक है, फिर फर्दर जब 10⁻³ सेकेंड तक यहाँ पर एटम्स रुके, कंपेयर टू 10⁻8 सेकेंड समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आते रहेंगे, यहाँ पर उससे ज़्यादा समय के लिए स्टे करेंगे, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे E2 और E1 के बीच में क्या हो गया है, पॉपुलेशन का इन्वर्जन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब जिनके बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ है, जब उस एनर्जी स्टेट से उससे नीचे वाली एनर्जी स्टेट पर आपके फोटोन्स आएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वहां पर फोटोन जनरेट होगा। ये पहला फोटोन जो जनरेट हुआ, दिस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन जब ये नेक्स्ट वाले से स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन से, तो ये अब मल्टीपल्स फोटोन आपके जनरेट हो जाएंगे, और दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस की जगह अब आपको स्टिमुलेटेड एमिशन मिल जाएगा। और स्टिमुलेटेड एमिशन ही आपका लेजर एक्शन आपको प्रोवाइड कराता है, यानी कि लेजर बीम ही आपको प्रोवाइड कराएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं पूरे प्रोसेस को। When these emitted photons again interacted with the metastable state electrons, then 4 photons are produced। जैसा कि मैंने बताया, जो 2 photons लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था वहां पर जनरेट हुए, वो आगे फर्दर स्ट्राइक करेंगे तो वो 2 के 4 हो जाएंगे, ऐसे ही 4 स्ट्राइक करेंगे तो 8 हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ फोटोन्स आर प्रोड्यूस। मिलियंस में आपके फोटोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे इन एन एक्टिव मीडियम, यानी कि रूबी मीडियम जो था, रूबी रॉड जो थी, ए प्रोसेस कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोड्यूसेस लाइट। अब यहाँ पर कंप्लीटली अगर मैं लिखूँ, ये स्टार्टिंग के लिए है, हम लिखेंगे यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ये आपका स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू आप प्रोड्यूस होगी वहां पर लाइट। द लाइट प्रोड्यूस विद इन द लेजर मीडियम विल बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द 2 मिरर्स, यानी कि बाउंस बैक होगी, जो मिरर्स हमने लगाए थे उनकी हेल्प से अब ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा फर्दर। दिस स्टिमुलेटेड other electrons to fall into the ground state by releasing light energy. This is called the stimulated emission. ठीक है, यानी कि एक्टिव वर्किंग मीडियम में जो यहाँ पर मैंने स्टिमुलेटेड एमिशन लिखा है वो पूरे प्रोसेस के लिए लिख दिया है, जो पूरी लाइट वहां पर जनरेट होगी। स्पॉन्टेनियस एमिशन केवल पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, जो केवल और केवल पहला इलेक्ट्रॉन आपका मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर पहुंचेगा। ठीक है, देन आपका स्टिमुलेटेड एमिशन आपको मिलेगा। Likewise, millions of electrons are stimulated to emit the light, thus light gain is achieved। यानी कि millions of electrons इस प्रोसेस को अब करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि millions of photons जनरेट हो जाते हैं, और जिससे कि आपको लाइट गेन अचीव हो जाता है। The amplified light
escape through the partially reflected mirror to produce the laser light। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पार्शली रिफ्लेक्टर मिरर हमने लगाया था वहां से जो ये मिलियंस नंबर ऑफ फोटोन्स जनरेट हो रहे हैं, वहां से एक छोटे से रीजन से ये फोटोन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। और आपको पता है जब बहुत सारी चीजें एक छोटे से पोर्शन से निकलेंगी तो वो स्ट्रॉन्ग ही होंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप गाड़ी वॉश कराने चाहते हैं या बाइक वॉश कराने जाते हैं तो उनके पास जो पाइप होता है उनका जो मुंह होता है उसका डायमीटर बहुत ही थिन होता है और प्रेशर से पीछे से पानी पूरा आ रहा है क्योंकि पाइप का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू द जो आपके आगे वहां पर टोटी लगी हुई है ना। तो इस वजह से वो जो स्ट्रेंथ आपको पानी की मिलती है वो स्ट्रांग मिलेगी कंपेयर टू नॉर्मल आपके पाइप से अगर आप वाटर को जनरेट करते हैं सॉरी। या फिर अगर आप देखें हाथ से अगर आप करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप पाइप के अगले वाले मुंह को आप दबा लेते हैं, उससे कि पानी जो पीछे से बहुत तेजी से आ रहा है उसको स्पेस कम मिल रहा है निकलने के लिए, तो जो वहां से पानी निकलेगा अब आप देखेंगे कंपेयर टू प्रीवियस आपके पानी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वैसा ही यहां पर हो रहा है, जब पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर से आपकी लाइट निकलती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। इज दैट क्लियर? तो ये फाइनल आपका पूरा वर्किंग हो गई रूबी लेजर की। ठीक, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। 3 लेवल लेजर जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरीके से आपको प्रोसेस हुआ है यहाँ पर रूबी लेजर। इज दैट क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर। उसमें मैं पूरा इस तरीके से डिटेल में पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा, वहां पर 4 लेवल लेजर का काम होता है, वो आप वहां से कनेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लेंथी करने का मोटिव नहीं है, समझ में आना चाहिए ये, इसलिए मैंने 3 लेवल लेजर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक्सप्लेन कर दिया रूबी लेजर की पूरी वर्किंग थ्योरेटिकल बेस पे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है हीलियम नियॉन लेजर। तो यहाँ पर एक छोटा सा चुटकुला तो नहीं, एक मोटिवेशनल मैं आपको स्पीच बताऊंगा, आपने भी सुनी हुई होगी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। यानी कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि 1-2 बच्चे ने पूछा कि सर आप लास्ट में 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे मैराथन टाइप से, तो उनसे ही हम पढ़ लें, यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो बेटा अगर चमकना है तो ज़्यादा जलना पड़ेगा, और कम चमकना है तो काम चल जाएगा 2 नंबर वाली मेन वीडियो से, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम टाइम पे। तो वो अगर आप चाहते हैं तो उस पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, जो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, तो उसके लिए बेटा टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीलियम नियॉन लेजर, जो सेकंड टाइप है आपके सिलेबस में। ठीक है, आपको नाम को पढ़ के ही पता चल रहा होगा, 2 गैसेस यहाँ पर लगी हुई हैं, हीलियम और नियॉन, इसीलिए इसको हम गैस लेजर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यानी कि गैस लेजर अगर आपसे वो पूछता है या एक्सप्लेन कराता है तो आप हीलियम नियॉन लेजर ही गैस लेजर एक्सप्लेन करेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हीलियम नियॉन लेजर इज ए टाइप ऑफ गैस लेजर इन विच ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस इज यूज्ड एज ए गेन मीडियम। वहां पर अगर आप रूबी लेजर में देखें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रोमियम आयंस को ऐड करके ऐसे गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम की तरह हमने यूज किया था। यहाँ पर हीलियम और नियॉन गैस का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है या मिक्सचर बनाना है। हीलियम नियॉन लेजर इज ऑल्सो नोन एज द HENE लेजर। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में आपका सिलेबस में भी लिखा हुआ आता है और क्वेश्चन पेपर में भी वो ऐसे ही पूछता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। इसका दूसरा नाम गैस लेजर भी है, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये 4 लेवल लेजर है तो आप 4 लेवल टाइप ऑफ लेजर भी हीलियम नियॉन लेजर को बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। ए गैस लेजर इज ए टाइप ऑफ लेजर इन विच ए मिक्सचर ऑफ गैस इज यूज्ड एज द एक्टिव मीडियम और लेजर मीडियम। यानी कि अगर आपसे कोई गैस लेजर पूछे तो गैस लेजर वो है जिसमें गैस का मिक्सर होता है, लेजर मीडियम या एक्टिव मीडियम। गैस लेजर्स आर यूज्ड मोस्ट वाइडली लेजर, यानी कि गैस लेजर जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड लेजर होते हैं। गैस लेजर
range from the lower power helium neon laser to the very high power कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। यानी कि जो गैस लेजर्स होते हैं वो लोअर पावर से हायर पावर एनर्जी तक रेडिएट करते हैं आपकी लेजर बीम को। सबसे लोअर पावर की अगर बात करें तो वो आपका हीलियम नियॉन लेजर है, और हाई की करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेजर बना होता है वो सबसे ज़्यादा हाई पावर की आपकी लेजर बीम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आगे The helium neon lasers are most commonly used in the college laboratories, whereas the carbon dioxide lasers are used in the industrial applications. अगर हम लोअर पावर एनर्जी और हायर पावर एनर्जी लेज़र बीम के हिसाब से देखें तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो मोस्टली यूज़ होता है लेबोरेटरीज में जो कॉलेजेस में होती हैं। ठीक है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो लेज़र होता है वो मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेजर में। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ गैस लेजर, दैट्स द हीलियम नियॉन लेजर ओवर सॉलिड स्टेट लेजर, इज दैट दे आर लेस प्रोन टू डैमेज बाई ओवर हीटिंग, सो दे कैन बी रन कंटिन्यूसली। यानी कि जो मेन एडवांटेज है गैस लेज़र की, बेसिकली हीलियम नियॉन लेज़र की कंपेयर टू सॉलिड स्टेट यानी कि रूबी लेज़र की, वो ये है कि यहाँ पर ओवर हीटिंग से डैमेज कम होते हैं, इस वजह से कंटिन्यूसली ये लेज़र यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब व्हाट इज हीलियम नियॉन लेज़र, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर ए रूबी लेज़र विल ओनली एमिट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ लेज़र लाइट। मतलब कहने का ये है कि जो रूबी लेज़र है आपका, उसको आप पल्स्ड लेज़र भी बोल सकते हैं। यहाँ से हमें एक पॉइंट ये मिला है। तो रूबी लेज़र का दूसरा नाम है पल्स्ड लेज़र, जबकि ईच लेज़र पल्स अक्रिंग आफ्टर ए फ्लैश ऑफ द पंपिंग लाइट। चूंकि हम वहाँ पर पंपिंग लाइट यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश लाइट। आपने देखा हो जब आप फोटो खींचते हैं फ्लैश थोड़ी देर के लिए ऑन होगा फिर बंद हो जाएगा, तो जब वो थोड़ी देर के लिए हमने फ्लैश दिया तो एनर्जी भी तो तभी एब्जॉर्ब करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वहां पर पल्स्ड की फॉर्म में भी आपको लाइट मिलेगी, एमिट होगी, है ना। फुल स्टॉप। इट वुड बी बेटर टू हैव ए लेजर दैट एमिट लाइट कंटिन्यूसली। इस एप्लीकेशन को देखते हुए वो लेजर्स बढ़िया हैं जो कंटिन्यूसली लाइट एमिट करेंगी। सच ए लेजर इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस वेव लेजर। यानी कि हीलियम नियॉन लेजर को हम कंटिन्यूसली या कंटिन्यूअस वेव लेजर भी बोलते हैं। एक नाम आपको यहां से मिल गया। द हीलियम नियॉन लेजर वॉज द फर्स्ट कंटिन्यूअस वेव लेजर एवर कंस्ट्रक्टेड। जैसे वहां पर रूबी लेजर पहला सॉलिड स्टेट लेजर था जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, या पहला सक्सेसफुल लेजर था जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, वैसे ही यहाँ पर कंटिन्यूअस वेव लेजर में हीलियम नियॉन लेजर ऐसा पहला लेजर था जो आपका गैस लेजर कंस्ट्रक्ट हुआ था। देन इट वॉज बुल्ट इन 1961। वहां पर 1960 में उसको बनाया गया था अली जवान की, वेनेट और हैरियट की हेल्प से एट वेल टेलीफोन लेबोरेटरी। ठीक है, यानी कि ये पहला कंटिन्यूअस वेव लेजर बोल दें या पहला गैस लेजर बोल दें जो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1961 में। और जो रूबी लेजर है वो पहला पल्स्ड लेजर बोल दें या फिर आपका सॉलिड स्टेट लेजर बोल दें जो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1960 में। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा हीलियम नियॉन लेजर की हिस्ट्री थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और कुछ कंपैरिजन विद पल्स्ड लेजर मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हीलियम नियॉन लेजर्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड गैस लेजर। जैसे कि वहां पर सॉलिड स्टेट लेजर में आपका रूबी लेजर यूज होता था, ऐसे ही आपका गैस लेजर में हीलियम नियॉन लेजर यूज होता है। दीज लेजर्स have many industrial and scientific uses and are often used in the laboratory demonstration of optics। जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि अगर लोअर पावर एनर्जी से देखें तो लेबोरेटरी में यूज होता है, और वहीं पर गैस लेजर में हायर तक देखें तो वो आपका इंडस्ट्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका हीलियम नियॉन लेजर है वो डिफरेंट जगह पर यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। In helium neon lasers, the optical pumping method is not used. Instead, an electric pumping method is used. हीलियम नियॉन लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग का यूज नहीं होता है, उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक
पंपिंग यूज करेंगे। द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हीलियम नियॉन गैस एक्टिव मीडियम इज अचीव्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैस, यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे अपने हीलियम और नियॉन गैस के मिक्सचर में, जहां से एनर्जी अचीव करेंगे आपके हीलियम नियॉन गैस के आयंस। द हीलियम नियॉन गैस लेजर ऑपरेट एट ए वेवलेंथ ऑफ 6328 एंगस्ट्रॉम, या फिर ये 632.8 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ पर इन रेड पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। यहाँ पर 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को, जो हीलियम नियॉन लेजर प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप हीलियम नियॉन लेजर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिली होगी और आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि हीलियम नियॉन लेजर क्या है। ठीक है, चलिए आगे अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। चलिए हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि हीलियम नियॉन लेजर कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल कंपोनेंट, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। फर्स्ट वन इज द पंपिंग सोर्स, सेकेंड वन इज द गेन मीडियम एंड थर्ड वन इज द रेजोनेंट कैविटी। पहले वहां पर मैंने गेन मीडियम लिखा हुआ था, फिर उसके बाद पंपिंग लिखा हुआ था, देन रेजोनेंट। 3 ही इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हर एक लेजर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, ये हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर, यहाँ पर गेन मीडियम, यहाँ पर एक रॉड तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने पावर सप्लाई लगाई हुई है अपनी, जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है कैथोड और एनोड टर्मिनल से अपनी रॉड को, जिसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब लगी हुई है। वैसे ही यहाँ पर हाई रिफ्लेक्टर यूज किया हुआ है। यहाँ पर इधर के एंड पे पार्सली रिफ्लेक्टर यानी कि आउटपुट कपलर हमने एक तरीके से यूज किया है। लेजर आउटपुट आपको मिलेगी यहाँ पर, ये कैथोड एनोड, मैंने एनोड इसके नोड्स बता दिए हैं। ये तो एक जनरल हो गया। अब हम इसका प्रॉपर डायग्राम देखते हैं, किस तरीके से आप देखेंगे इसको। यहाँ पर है, ये मिक्सर है हीलियम नियॉन गैस का। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, हीलियम और नियॉन गैस का जो मिक्सर है, तो अगर हीलियम के हमने 10 आयंस लिए हैं तो आप नियॉन के अप्रॉक्सीमेटली 1 आयन लेंगे। कहीं कहीं पे आपको ये रेशियो 7:1 भी देखने को मिल सकता है, यानी कि हीलियम के आपने 7 आयंस लिए हुए हैं और नियॉन गैस का उसमें 1 आयन मिक्स किया गया है। इस रेशो में आप अपना मिक्सर बनाते हैं हीलियम और नियॉन का। ठीक है, आगे आपके दोनों साइड फुल्ली सिल्वर्ड मिरर और पार्सली सिल्वर्ड मिरर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काम वही है जो मैंने रूबी लेजर में आपको बताया है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग आपने यूज की हुई है। यहाँ पर आप पावर सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे, हीलियम नियॉन मिक्सचर में जाएंगे और इनके आयन से वो टकराएंगे और वो एनर्जी जब कोलाइड कराएंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे हीलियम नियॉन के आयंस। पार्सली रिफ्लेक्टेड मिरर से आपकी कुछ लाइट पास हो जाएगी और वो आपकी लेजर बीम कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, पार्ट्स वाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया डायग्राम। ठीक है, चलिए अब इसकी वर्किंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसको फुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, थ्योरी करके वीडियो को बड़ा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट 4 एनर्जी लेवल का ही है, बस मैं वर्किंग आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग यहाँ पर होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होते हैं और हीलियम नियॉन के मिक्सचर में जाते हैं और हीलियम नियॉन के आयन से वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे हीलियम नियॉन आयंस को, और वो जो ट्रांसफर करेंगे वो होगी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी आपकी अब मिल जाएगी हीलियम नियॉन आयंस को। जबकि अगर हीलियम नियॉन आयंस में देखें तो नियॉन आयंस जो मिक्स किए गए हैं हीलियम आयंस के साथ, उनको नीड होती है अपने एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचने के लिए 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का बिटवीन द हीलियम एंड नियॉन आयंस, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको अचीव होगा जब आपके हीलियम और नियॉन आपस में भी कोलाइड करेंगे। चूंकि नियॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हीलियम जब इससे स्ट्राइक करेगा तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, या फिर हम बोलें नियॉन आयंस एब्जॉर्ब कर लेंगे इस एनर्जी।
और अचीव कर लेंगे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपका फर्दर स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। मेटा स्टेबल स्टेट में लॉन्ग टाइम तक आपके इलेक्ट्रॉन स्टे करेंगे या आयंस जो हैं आपके नियॉन गैस के, और फिर जब वो नीचे आएंगे तो वो आपको लेजर ट्रांजिशन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि ये आपका मेटा स्टेबल स्टेट इसकी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आपको मिलने वाली है, जहां पर पॉपुलेशन का इन्वर्जन होगा कंपेयर टू द 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, क्योंकि इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में पॉपुलेशन का इन्वर्जन हुआ है, तो यहीं पर आपको लेजर एक्शन भी मिलेगा। फर्दर जब 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे वाले एनर्जी लेवल पर आपके इलेक्ट्रॉन्स या आयंस पहुंचेंगे तो वहां पे भी कुछ एमिशन आपको मिलेगा, वो कुछ स्पॉन्टेनियस फॉर्म में होगा, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि 4 एनर्जी लेवल है तो 1 2 3 एनर्जी लेवल हुई, और जब ग्राउंड स्टेट पर आपके आयंस फाइनली जाएंगे एटम आयंस, तब आपका रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा। यानी कि यहाँ पर चूंकि वो पहले ही अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर चुके हैं या एमिट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट एमिट हो जाएगी आपके लेजर से, और ये जो लाइट आपको मिलेगी ये कंटिन्यूअसली मिलेगी, इसीलिए आप इसको कंटिन्यूअस वेव लेजर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये एनर्जी डायग्राम या फिर वर्किंग हो गई आपकी हीलियम नियॉन लेजर की। इसी तरीके से आप जो मैंने बताया लास्ट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था रूबी लेजर को की वर्किंग को, उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप हीलियम नियॉन लेजर भी आपको रूबी लेजर की तरह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी अभी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा एडवांटेजेस देख लेते हैं और एप्लीकेशन, पर्टिकुलर हीलियम नियॉन लेजर की मैं बात कर रहा हूँ, और पूरे लेजर्स की हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखेंगे एप्लीकेशंस। तो एडवांटेजेस अगर मैं हीलियम नियॉन लेजर की बात करूं तो कुछ डिस्कस हमने कर ली थी स्लाइड में। हीलियम नियॉन लेजर एमिट लेजर लाइट इन द विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, जैसा कि रूबी लेजर भी करता है। हाईली स्टेबल होता है हीलियम नियॉन लेजर, लो कॉस्ट होता है, ऑपरेट विदाउट डैमेज एट हायर टेम्परेचर, जैसा कि आपने रूबी लेजर में देखा होगा, वहां पर हमने कूलिंग सिस्टम का भी यूज किया था। वो इसी वजह से किया था कि आपका जो सेटअप है वो ज़्यादा देर तक यूज होते हुए गर्म ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हम फ्लैश नियॉन ट्यूब का यूज़ कर रहे थे। जब आप वहाँ से फ्लैश देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसका केवल और केवल लगभग 1%, अगर मैं बोलूँ ये भी बहुत ज़्यादा है, उतनी लाइट आपकी यूज़ होती है फॉर लेज़र एक्शन को अचीव करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि लगभग 99% एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है हीट करने के लिए आपकी रूबी रॉड, इसलिए वो डैमेज ज़्यादा होते हैं और वो कंटिन्यूसली वेव प्रोवाइड नहीं करा पाते। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हीलियम नियॉन लेजर की एडवांटेज है। आगे एप्लीकेशन देखें तो इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में हम इसका यूज़ करते हैं, और कॉलेज लेबोरेटरी में भी हम इसका यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेजर का। ठीक है, तो ये हीलियम नियॉन लेजर की एडवांटेजेस और एप्लीकेशन हो गई। अब हम पूरे लेजर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ लेजर क्या है? फर्स्ट वन इज द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? जैसे द लेजर्स हैव वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दे कैन ब्लास्ट होल्स इन द डायमंड एंड हार्ड स्टील्स। अगर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो होल्स करने में हम डायमंड या फिर हार्ड स्टील्स या अदर किसी भी मटेरियल में हम लेजर का यूज़ करते हैं। आगे लेजर बीम इज हाईली इंटेंस, लेजर बीम की इंटेंसिटी हाई होती है, ये हम पहले लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हैंस इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन एप्लीकेशन सच एज वेल्डिंग, कटिंग, एब्लेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि इनके लिए भी हम लेजर का यूज करते हैं, या फिर हम इसको इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन को। वन एडवांटेज ऑफ लेजर इज दैट द बीम कैन बी फोकस्ड इनटू ए फाइन स्पॉट। चूंकि आपकी लेजर बीम कुछ इस तरीके से होती है तो वो फोकस करती है एक बहुत छोटे छोटे स्पॉट पर। स्मॉल स्पॉट साइज implies that high energy density are possible so that it is suitable for machining and drilling holes, यानी कि ये सुटेबल होगा फिर ड्रिलिंग करने के लिए होल्स। क्लियर? तो पहली एप्लीकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में या इंडस्ट्रियल फील्ड में ये हो जाती है।
फिर मेडिकल फॉर्म में भी आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी। तो मेडिकल फॉर्म में लेज़र हैव वाइड मेडिकल एप्लीकेशंस, दे हैव बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिटेक्टेड रेटिनाज। यानी कि हमने मेडिकल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके लेज़र का, ठीक है, ट्रीटमेंट करने में, डिटेक्ट करके आपके आपके ऑब्जेक्ट को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्रीलिमिनरी सक्सेस हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन टू ट्रीट द ह्यूमन एंड एनिमल कैंसर्स। जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स को, स्पॉट्स को डिटेक्ट करके उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। उसके लिए एक कैंसर्स के उसमें भी हम इसका ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं लेज़र बीम्स का। आगे, माइक्रो सर्जरीज is also possible because laser beam can be focused on a very small areas and hence one harmful component can be destroyed without seriously damaging neighboring regions। यानी कि आसपास के जो बॉडी के आपके पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा डैमेज, मतलब उनको हार्म ना पहुंचाते हुए ये आपके ऑब्जेक्ट को स्पॉट करके उसको डैमेज कर देता है। जैसे आपने सुना होगा पत्थरी का ऑपरेशन लेज़र बीम से, है ना, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेजर बीम से। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी जो सर्जरी होती हैं विदाउट कट लगाए वो आपकी पॉसिबल है लेजर बीम से। आगे, लेजर्स आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल डिके, द डिस्ट्रॉइंग ऑफ मैलिगेंट ट्यूमर्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिसीज। स्किन डिसीज का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं लेजर की हेल्प से, डेंटल्स का भी यूज़ करते हैं हम लेज़र की हेल्प से। तो मेडिकल के हर एक फील्ड में लगभग हम लेज़र का यूज़ कर पाते हैं। आइज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इन रिसेंट ईयर जेनेटिक रिसर्च हैज़ वाइड स्कोप विद द हेल्प ऑफ द फाइन हाईली पेनिट्रेटिंग लेज़र बीम। अब फ्यूचर में हम जेनेटिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं जिसको लेज़र की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो ये मेडिकल की फॉर्म में या मेडिकल की रीजन में हमारा यूज़ हो गया, एप्लीकेशंस हो गई किसकी, लेज़र बीम की, ठीक है। चलिए आगे है कम्युनिकेशन में। जैसा कि आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा है, वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को लाइट की फॉर्म में ही ट्रांसमिट करेंगे। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये हो जाता है। आगे लिखा हुआ है ड्यू टू नैरो बैंडविड्थ लेज़र आर यूज इन द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, by the use of the laser, the storage capacity for information in computers is generally due to the narrowness of the bandwidth। ठीक है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी के लिए भी आप लेजर्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसकी लोअर बैंडविड्थ यानी कि नैरो बैंडविड्थ होती है। लो पावर सेमीकंडक्टर लेजर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर टाइप एक लेजर है, लो पावर लेजर यूज्ड इन द सीडी प्लेयर्स। आपने देखा होगा जब पहले सीडी चलती थी, डीवीडीज होती थी, तो उसमें जब कैसेट घूमती थी तो वहाँ पर एक लाइट आपको नीचे से दिखती होगी, कुछ तरीके से आपको फोकस करती हुई, तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं लेज़र ही होता था। तो सीडी प्लेयर्स के लिए होता है। लेज़र प्रिंटर्स में आप लेज़र का यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर्स आपने नाम सुना होगा। ऑफिस ऑटोमेशन इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट्स ऑफिस में आपके ऑटोमेटेड होते हैं उनमें लेज़र का यूज़ होता है। ऑप्टिकल फ्लॉपी डिस्क में यूज़ होता है, ऑप्टिकल प्रोसेसिंग डिवाइस में यूज़ होता है, रेंज फाइंडर्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें, स्ट्रेन गेजेस में होता है, ऑप्टिकल माइक्रोमीटर में होता है, वेलोसिटी मीटर्स में होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, रडार सिग्नलिंग एटसेट्रा। कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, लेज़र के, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हो गई कम्युनिकेशन के फील्ड में। आगे डिफेंस के फॉर्म में भी आपने बहुत अच्छे से सुना है, अगर सुना देखा नहीं है तो एग्जैक्टली आपने मूवी में जरूर देखा होगा। देयर स्टडी ऑल्सो ओरिएंटेड फॉर मिलिट्री पर्पज, दे कैन बी सर्व्ड एज वॉर वेपन्स, जहाँ पर आपकी लेज़र बीम्स लगी होती हैं जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं और वहाँ पर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वेपन की हेल्प से। यानी कि आपका वेपन फोकस करेगा ऑब्जेक्ट को और फिर जब उस पर स्ट्राइक करेगा तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे इजीली। तो ये मिलिट्री की फॉर्म में या डिफेंस के फील्ड में आप लेज़र का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप नेक्स्ट स्लाइड आपकी, ये लास्ट स्लाइड थी। तो बेटा चैप्टर सेकंड जो आपका यूनिट 4 का है लेज़र, वो ख़त्म हो चुका है। थ्योरेटिकली डेरिवेटिव या टर्मिनोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस यूनिट का और इस चैप्टर का लास्ट एक लेक्चर आएगा आपके लिए, वो लेज़र के
न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आप वहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा। कहीं पे भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स कनेक्ट करते हुए एक दूसरे से आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तभी आप लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगा है, किस वजह से नहीं लगा है, उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा है तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट कर दें कि लेक्चर आपने एंजॉय किया है और आपके जो लेक्चर में प्रोवाइड किया गया है वो आपकी हेल्प की उस मैटर में। अगर आपने शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस चीज़ का लाभ सभी बच्चे उठा सकें। और आई होप आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अब जैसे यूनिट 4 भी आपकी लगभग ख़त्म हो चुकी है फिजिक्स की, अब एक यूनिट आपकी बचती है, तो जो आपका पार्ट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा स्लो चल रहा था, आपको वीडियोस थोड़ा कम मिल रही थी, वो अब बढ़ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सेटअप एक है, उसी को अरेंज करना है, इसी वजह से थोड़ा सा एक सब्जेक्ट डिले हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है आपके लिए, उसकी वीडियोस कंटिन्यूसली मिलेंगी। अगर सर का साथ रहा, उनको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई काम नहीं लगा अर्जेंटली, तो कंटिन्यूसली वीडियोस आपको मिलेंगी। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपको एग्जाम से बहुत पहले आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा दोनों सब्जेक्ट। उस बात से आप बेफिक्र रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ कहीं पे भी आपकी फिजिक्स में 4 यूनिट नहीं हुई होंगी। आप किसी भी कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आगे हैं, अगर आप इंजीनियर्स गेटवे से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आगे हैं। वहीं पे रही बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर बेटा लगभग एक यूनिट हुई है। तो मैं मानता हूँ कि सभी कॉलेजेस में जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं अप्रॉक्सीमेटली एक ही यूनिट हुई होगी, क्योंकि पहली यूनिट लेंथी है बहुत, उसमें टाइम ज़्यादा लगा है। अब फर्दर आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलेंगी, तो हम आशा करते हैं कि उसके जितना आप कॉलेज में चल रहे हैं उससे कहीं गुना आगे आप मिलेंगे इंजीनियर्स गेट पेपर पढ़कर। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा। इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद आप लोगों का सबका तहे दिल से। जब देखते हैं कि बच्चे देख रहे हैं, रिप्लाई भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप रिप्लाई करते रहिए, इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखिए, गारंटी है आपको कहीं पे भी साथ नहीं छोड़ेंगे, और आपको बिल्कुल टारगेट आपका हमारा फिक्स है फिजिक्स और मैकेनिक्स पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।